हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी यदि आपको आवाज़ वगैरह में कोई दिक्कत आए या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में वो चीज़ आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। आज का टॉपिक है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग ये है क्या, इस तो हम इसे समझने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो देखो, हुआ क्या कि हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। अस्थायी सरकार भी बनी। उसने थोड़े बहुत अपने हिसाब से लक्ष्य तय किए और उनको पूरा करने के लिए जो मेन समस्याएं थी उस टाइम को उन्होंने उसको फोकस किया। ठीक है, फिर कुछ साल, एक दो साल बाद हमारा संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी निर्मित हो गया। ठीक है, और अब हमारा पूरा भारत एक संघ के रूप में हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना था, अब हमको अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करना था। ठीक है, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी थी। तो सरकार ने क्या किया कि भाई यस, इन लक्ष्यों की प्राप्ति हम क्या कैसे करेंगे, एक योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। मतलब हमारे पास जो संसाधन है, हम वो संसाधनों को तय करके एक निश्चित अवधि के लिए कितने संसाधनों में हम लक्ष्य तय कर लेंगे कि इन इतने संसाधनों में हमको इतने लक्ष्य इस अवधि के अंतर्गत पूरे करने हैं। तो हम इसी तरह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हम बिना मतलब के कहीं भी कुछ भी कर रहे हो और उसका रिजल्ट हमें कुछ ना मिले। तो उस टाइम के लिए क्या किया गया कि उस टाइम पे तत्कालीन सोवियत संघ जो था, यानी आज का रूस, वहां एक मॉडल फेमस था पंचवर्षीय योजनाओं का। तो भाई हमारी तो नई नई सरकार थी तो हम तो दूसरों से सीख ही रहे थे। तो हमने क्या करा, हमने रूस का जो पंचवर्षीय मॉडल था, हमने कहा कि हम वो अवधि क्या कर लेते हैं, 5 साल की हम भी पंचवर्षीय मॉडल अपना लेते हैं। यानी 5 साल के लिए हम भी क्या कर देंगे कि कुछ लक्ष्यों को तय कर देंगे, उनके लिए संसाधन फिक्स कर लेंगे और उसी दिशा में हम अपनी रणनीतियां बनाएंगे और 5-5 साल करके इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये योजनाएं बनाएगा कौन, तो सरकारें बनाएंगी। ठीक है, अब ये समस्या ना आए कि भाई हर मंत्रालय अपने अपनी अलग ही दिशा में भाग रहा है। पता चला एक ही लक्ष्य को पूरा करने में 2-3 मंत्रालय लगे हुए हैं, अपने संसाधन वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या किया गया कि नहीं, हम एक जगह ही बैठते हैं और वहीं बैठ के ही हम योजना तय करते हैं और फिर अपने अपने काम तय कर लेंगे और वो अपने अपने कामों की दिशा में हर मंत्रालय अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में लग जाएगा। ठीक है, तो कहा कि भाई इकट्ठे बैठ के करते हैं। अब इकट्ठे कहाँ बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक आयोग बना लेते हैं। अब आयोग कौन का होगा, तो सरकारी योजना बना रही तो सरकार का ही होगा और बाकी उसे आवश्यकता जिस जिसकी लगेगी भाई, उसके कर्मचारी होंगे, उसके प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो भी उनको लगेंगे, जिस तरह से उन्हें किसी की और की मदद चाहिए, किसी विशेषज्ञों की मदद चाहिए, कोई और की मदद चाहिए, तो क्या करेंगे, हम उनकी भी मदद ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक आयोग बना लेते हैं और वहां बैठ के हम इस तरह की योजनाएं तैयार करेंगे और वो आयोग क्या करेगा, वो इन योजनाओं की प्रगति की भी निगरानी करता रहेगा और उनकी लक्ष्यों की प्राप्ति वगैरह कितनी हुई है, कितनी बाकी है, ये भी हमें समय समय पर अपडेट करता रहेगा और राष्ट्र में क्या परिणाम निकल के आया वो भी हमें बता दिया करेगा। उसका भी हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे ताकि आगे चल के हम उसमें और सुधार कर सके, है ना, और कुछ किसी और चीज के ऐड करने की जरूरत है तो हम वो कर सकें। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, एक आयोग होगा और ये आयोग कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा कि इसे योजना आयोग कहा जाया करेगा। और इसका गठन कर दिया 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखना। इसके बारे में, योजना आयोग के बारे में ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी डेट ये कब बना था ये याद रखना। जाहिर सी बात थी भाई, सरकार यानी कार्यपालिका अपने काम करवा रही थी इससे। तो इसका गठन कैसे हो गया, एक कार्यकारी आदेश द्वारा हो गया, यानी कार्यपालिका के आदेश द्वारा
इसका गठन हो गया। यानी संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही इसके लिए कोई विधि बनाई गई। एक सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई हम लोग इकट्ठे होकर एक जगह जो योजनाएं बनाएंगे हम उसे क्या कहेंगे, योजना आयोग कहेंगे, ठीक है। और उसमें तय कर दिया कि भाई इसमें इस तरह से ये लोग हुआ करेंगे, ठीक है। तो एक कार्यकारी आदेश द्वारा योजना आयोग का गठन हो गया 15 मार्च 1950 को, ठीक है। अब क्या हुआ कि 13 अगस्त 2014 को घोषणा की गई कि भाई जो योजना आयोग अब तक काम कर रहा था वो आज से समाप्त हो गया और इसकी जगह अब क्या आएगा, नीति आयोग आएगा। ठीक है, ये डेट याद रखना, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इस दिन घोषणा की गई, नीति आयोग का गठन नहीं हुआ बल्कि क्या की गई, घोषणा की गई कि नीति आयोग आएगा इसकी जगह पे अब, ठीक है। इसके बहुत सारे तर्क भी दिए गए कि योजना आयोग अब उतना प्रभावशाली नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक नया आयोग लाएंगे जो और प्रभावी ढंग से काम कर सके, ठीक है। उसे अपना कुछ इनोवेशन के साथ लेके आ रहे हैं और अब उसको हम नाम दे रहे हैं नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग यानी NITY, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नाम से एक आयोग होगा। जो योजना आयोग जो काम करता था अब वो सारे काम ये नीति आयोग करेगा, ये कहा गया, ठीक है। तो नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे प्री में भी फैक्ट के रूप में पूछा जाता है और 3 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाए कि नीति की फुल फॉर्म क्या है तो बताइए, है ना। इसमें मेन तर्क क्या दिया गया कि भाई जो योजना आयोग था वो काम करता था टॉप डाउन मॉडल पर। ये टॉप डाउन मॉडल क्या था, तो भाई ये मेन किस सिद्धांत पे काम करता था कि भाई जो ऑलरेडी विकसित है या जिन लोगों का ऑलरेडी विकास हुआ है हम उनको प्रोत्साहन देंगे, हम उनका और विकास करेंगे ताकि वो क्या करें, ताकि वो और जो नीचे लोग हैं 10 लोग हैं उनको काम दे, फिर वो 10 लोग और आगे के 20 लोगों की जीविका का, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा आंकड़ा फिक्स नहीं है कि 10-20 है ना, मतलब मैं एक कह रही हूं कि जैसे हमने एक व्यक्ति ऑलरेडी विकसित था उसका हमने क्या कर दिया और विकास कर दिया, उसने 10 लोगों को आगे नीचे और काम दिया, वो 10 लोगों ने अपना खर्च किया तो बाकी और 10 लोग या 20 लोग 50 लोग उनकी जीविका का साधन बने। तो इस तरह से क्या हुआ कि रिसाव होता गया, टॉप से डाउन यानी ऊपर से नीचे रिसाव होता गया और उन लोगों का नीचे, मतलब हम सिर्फ ऊपर के लोगों का विकास करेंगे जो ऑलरेडी विकसित हैं, हम उन लोगों का विकास करेंगे। तो इनका मानना था कि यदि हम उनका विकास करते हैं तो नीचे के लोगों का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर कहा गया कि भाई ये मॉडल कैसा हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो विकसित थे वो और विकसित हो गए और जो पिछड़े हुए थे वो और ज्यादा पिछड़ गए। तो ये मॉडल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। तो यही तर्क दिया गया कि नहीं, हम नीति आयोग में क्या करेंगे, बॉटम टू अप, बॉटम टू अप मॉडल को फॉलो करेंगे। मतलब जिसको जरूरत है हम उन्हीं का विकास करेंगे, उन्हीं से शुरुआत करेंगे और फिर ये क्या होता जाएगा, ये विकास धीरे धीरे उत्तरोत्तर होता जाएगा यानी ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। तो मेन तर्क इसका यही दिया गया कि नहीं, अब हम जिनको जरूरत होगी हम उन्हीं पे फोकस करेंगे और इसी के लिए अब हम नीति आयोग ला रहे हैं, इन्होंने ये कहा, ठीक है। तो कि हम कुछ सुधारों के साथ अब
एक नया आयोग ला रहे हैं। अब वो नए सुधारों के साथ साथ नए आधारों पे काम करेगा और उसका नाम भी अब हम बदल रहे हैं, योजना आयोग को हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे तर्क दिए गए और इन सब के बाद जो है वो नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, ये आपके प्री में भी फैक्ट आ भी चुका है और आगे भी पूछी जा सकती है, या मेंस में भी आपको 3 नंबर के लिए आ सकता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो इन्होंने क्या कह दिया कि योजना आयोग के स्थान पर अब नया नीति आयोग होगा। नीति की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम से एक आयोग होगा जो अब वो सारे काम करेगा जो योजना आयोग अब तक करता आ रहा था, और कोई नवाचार की जरूरत है तो हम इसमें वो भी शामिल करेंगे, ये भी कहा। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम इसकी संरचना वगैरह सब देखते हैं। अब नीति आयोग का गठन हो गया, हमने ये देख लिया। इसकी प्रकृति कैसी थी? तो इसकी प्रकृति कैसी थी? तो ये भी एक कार्यकारी निकाय था। या कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक निकाय था, क्योंकि संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। या गैर वैधानिक, यानी इसके गठन के लिए कोई विधि भी नहीं बनाई गई है। देखो, इसे भी कार्यकारी आदेश मतलब कार्यपालिका के आदेश द्वारा गठित कर दिया, जैसा योजना आयोग को गठित किया गया था, है ना। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, यानी ये गैर संवैधानिक है, इसके लिए विधि भी नहीं बनाई गई है, तो ये गैर वैधानिक है। तो इसकी प्रकृति ये हो जाएगी। अब अगला पॉइंट हम इसकी देखते हैं, संरचना। किसकी संरचना क्या होती है? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, और वो अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ही इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, दूसरा इसमें कहा गया कि इसकी अपनी गवर्निंग काउंसिल होगी। जिसमें कौन कौन होगा? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। लेकिन यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए कि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके मुख्यमंत्री ही शामिल होते हैं। जैसे पुदुचेरी और दिल्ली कैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे विधानसभा है, तो वहां के उपराज्यपाल नहीं आते, वहां के सीएम यानी मुख्यमंत्री ही आते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, यहां जगह सफिशिएंट नहीं है इसलिए मैं बोल दे रही हूं। थर्ड इसमें कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषदें। ये क्षेत्रीय परिषदें क्या होंगी? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित
किसी विशिष्ट मुद्दे के समाधान हेतु गठित होती हैं। तो मतलब ये हमेशा नहीं होती, जब जरूरत पड़ती है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच मान लो कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई मुद्दा उठता है, तो उसके समाधान के लिए ये गठित की जाती हैं। तो ये वो वाली क्षेत्रीय परिषदें नहीं है जो 6 क्षेत्रीय परिषदें आप पढ़ते आए हो। कौन कौन सी बनी थी? वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 बनी थी, और फिर सिक्किम और 7 सिस्टर जो राज्य है उत्तर पूर्व के, उनके लिए एक क्षेत्रीय परिषद फिर बनी थी 1971 में, एक अधिनियम आया था उसके तहत। ठीक है, तो वो वाली जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो ये नहीं है। यहां समय समय पर यदि कोई मुद्दा कोई उठता है तो उनके समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाती है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए। ठीक है, ताकि भाई उनमें समाधान निकाला जा सके, क्योंकि जो नीति आयोग क्या है, सहकारी संघवाद के आधार पर काम करेगा, मतलब सबकी सहभागिता के आधार पर एक मजबूत संघ के रूप में योजनाएं बन सके, उनका इंप्लीमेंट हो सके, उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए तो ये तीसरी इसकी संरचना में क्या आ जाएगा? ठीक है, ये संरचना चल रही है नीति आयोग की, तो इसका तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्रीय परिषदें भी गठित होती हैं। फिर फोर्थ इसका होता है एक पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा मतलब जो फुल टाइम इसी का एक ढांचा रहेगा, जो इसी के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें एक उपाध्यक्ष शामिल होगा। अब यहां उपाध्यक्ष क्यों है? क्योंकि अध्यक्ष तो पीएम बन रहे थे ना, तो उपाध्यक्ष होगा इसमें। 4 पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे, मतलब फुल टाइम मेंबर होंगे इसके 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कीजिए, ये पूर्णकालिक ढांचे के ही सब पॉइंट हैं। ठीक है, 2 अंशकालिक सदस्य होंगे, मतलब पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे 2। ये कहां से आएंगे? तो इनके लिए योग्यता दी गई है कि अग्रणी विश्वविद्यालय, कोई अग्रणीय विश्वविद्यालय होगा उससे आ सकते हैं, कोई शोध संस्थान होगा। भाई इसे इफेक्टिव बनाना था ना, तो योजना बेहतर तरीके से बन सके, उनमें ज्ञान नवाचार इन सब का भी उसमें शामिल हो सके, इसलिए क्या किया गया है कि जो पार्ट टाइम सदस्य होंगे वो किसी अग्रणी विश्वविद्यालय से भी आ सकते हैं, कोई शोध संस्थान होगा उससे भी आ सकते हैं, या अन्य कोई प्रासंगिक संस्थान होगा। वहां से ये लोग पार्ट टाइम मेंबर वहां से बन के आते हैं। ठीक है, इसमें फोर्थ दिया है कि 4 सदस्य जो हैं वो पदेन सदस्य होंगे, और ये पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। भाई योजनाएं भी तो वही बना रहे हैं, सरकारी योजना बना रही है, तो जिस क्षेत्र के लिए योजना बन रही होगी ज्यादातर उसी क्षेत्र का मंत्री क्या हो जाएगा, इन पदेन सदस्यों में शामिल आके हो जाएगा। तो ये अधिकतम 4 हैं, जितनी भी जरूरत पड़ती है उतने कैबिनेट मंत्री पीएम नामित कर देते हैं। ठीक है, तो 4 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें पीएम नामित करते हैं।
ठीक है, तो आप पूरा लिखिए 4 पदेन सदस्य कैबिनेट मंत्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए पीएम द्वारा नामित। ठीक है, फिर इसमें एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होता है, यानी सीईओ। ठीक है, और नीति आयोग का अपना सचिवालय भी होता है, तो ये भी इसके पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में आ गया भाई। ये उसके लिए एक सचिवालय काम करता है पूरा का पूरा, है ना, तो ये उसका सचिवालय भी होता है उसके पास। तो ये इसके जो हमारा पूर्ण सांगठनिक ढांचा है, उसी में हमने 6 पॉइंट लिखे हैं कि उसमें पूर्ण सांगठनिक ढांचा मतलब फुल टाइम के लिए उसके पास अपना एक ढांचा होता है, तो उसमें कौन कौन आते हैं ये हमने इसमें बताया है। ठीक है, अब फिफ्थ हमारे पास होते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य। ये कौन होते हैं? तो कोई भी मान लो संबंधित क्षेत्र है जिससे संबंध में योजना वगैरह बन रही है, तो संबंधित क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान या योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है, वाले व्यक्तियों को विशेष आमंत्रण दिया जाता है। भाई हम सरकार कोई योजना बना रही है मान लो, और उसे लगता है कि भाई किसी क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता रखता है और हमें उसकी मदद ले लेनी चाहिए, जिससे हमारी योजना और अच्छे उसमें और अच्छी इफेक्टिव बन जाए, तो हम सरकार क्या करेगी, किसी को विशेष आमंत्रण के तहत भी किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है, यदि वो एक विशेष ज्ञान रखता है, योग्यता रखता है उस क्षेत्र विशेष के संबंध में, तो बुलाया जा सकता है, तो वो भी इसकी संरचना में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमने इसके अंदर देखे हैं कि क्या क्या होता है। एक इसका पूर्णकालिक ढांचा भी इसी के अंदर देखा हमने। ठीक है, उसके 6 सब पॉइंट थे। तो ये 50 शब्द में आपसे पूछा जा सकता है, या 3 नंबर में भी यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऐसा नहीं है कि मेंस में करंट नहीं पूछा जाएगा, मतलब वैसे करंट नहीं है तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आपका टॉपिक दिया है और उसी से संबंधित कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सीईओ उसके बने हैं, तो भाई ये तो पूछा जा सकता है ना। तो आपके प्री से भी यहां से फैक्ट निकल के आते हैं, अभी हम देखेंगे। अभी वर्तमान में कौन है, पहले कौन रहे थे, वो सब हम देखेंगे। तो यहां से इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे 50 शब्द में भी आ सकता है कि उसकी संरचना लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें संरचना में प्रथम कौन रहे थे अध्यक्ष वगैरह, और वर्तमान में कौन है। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष ही देख लेते हैं। देखो, ये 1 जनवरी 2015 को बना था, तो तब भी कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे, नरेंद्र मोदी। अभी भी कौन है, नरेंद्र मोदी, है ना। तो यानी इसके जो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष रहे थे वो भी नरेंद्र मोदी थे। ठीक है भाई, श्री जोड़ देना, पीएम है हमारे। ठीक है, चलिए, और अभी भी वही है क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं ना। चलिए, तो ये तो हो गए अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम भी नरेंद्र मोदी जी थे और अभी वर्तमान में भी वही है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया।
तो ये तो कई बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये आप याद रखना है ना। और अभी वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष? तो राजीव कुमार है। ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार अभी वर्तमान में है सीईओ। प्रथम सीईओ कौन थे? तो भाई पहली सीईओ एक महिला थी, है ना। तो ये आपका उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी आ जाए कि नीति आयोग की प्रथम महिला सीईओ कौन थी। तो जो पहली सीईओ बनी थी वो महिला ही बनी थी। ठीक है, कौन थी ये? इनका नाम था सिंधुश्री फुल्लर। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है अमिताभ कांत। सदस्य इतने जरूरी नहीं है, सदस्य आप याद मत रखना। ठीक है, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि कभी आएगा भी तो करंट के क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। मतलब मान लो कि अभी करंट में कोई बना हो, नीति आयोग का सदस्य वगैरह कोई फेमस व्यक्ति बन गया हो, है ना, तो उस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है प्री में। मेंस में तो ज्यादातर यहां से तो कम ही आएगा, मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पूछा जा सकता है। बाकी इन लोगों का तो बहुत ना के बराबर ही चांस है। ठीक है, कि पहले कौन रहे या वर्तमान में कौन यदि नियुक्त होते हैं तो आ सकता है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि भाई नीति आयोग कुछ सिद्धांतों पे काम करेगा, है ना। उसने कुछ अपने सिद्धांत डिसाइड कर लिए हैं कि हम इन सिद्धांतों के हिसाब से अपने उद्देश्य, अपने कार्य या अपनी रणनीतियां जो भी होंगी वो तय करेंगे। इन सिद्धांतों के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो उसने अपने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिए हैं। वो सिद्धांत क्या है, कितने हैं? तो वो सिद्धांत है 7। मतलब नीति आयोग ने अपने 7 सिद्धांत बताए हैं कि भाई इनके अनुसार हम, इनके मार्गदर्शन से ही मार्गदर्शन लेके हम अपने कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसके मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? सबसे पहले तो 7। कौन कौन से? तो पहला है अंत्योदय। अंत्योदय क्या होता है? तो ये वही वाला अंत्योदय है जो आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए पढ़ा होगा ना, अंत्योदय की अवधारणा। ये वही अंत्योदय है। तो अंत्योदय का मतलब क्या है कि भाई अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, है ना, या अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां ऐसा नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचो कि नीति आयोग बैठा रहेगा और कि अंतिम व्यक्ति कौन बचेगा मैं उसका विकास करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो समाज में सबसे पिछड़ा है, जो विकास प्रक्रिया में सबसे ज्यादा पिछड़ गए हैं जो लोग, हम उनका विकास करेंगे, है ना। मतलब उनका भी विकास होना चाहिए। हम ऐसे रणनीतियां बनाएंगे, हम ऐसे कार्य करेंगे, इस हिसाब से हम उद्देश्य या रणनीतियां तय करेंगे। ठीक है, तो पहला इसका मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? अंत्योदय। ठीक है, ये आपसे मेंस में या तो 3 नंबर से पूछा जा सकता है कि भाई नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं, लिखिए। तो ये 7 के नाम लिख दीजिए। 50 शब्द में आया है तो एक एक लाइन में ने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि अंत्योदय मतलब क्या है, बाकी ये जो भी चीजें हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं अभी 200 शब्द में यहां से नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये वाला नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत क्या डिसाइड किया है नीति आयोग ने? अभिशासन, यानी गवर्नेंस। तो भाई अभिशासन कैसा होना चाहिए? तो हमारा उद्देश्य रहेगा, मतलब नीति आयोग का कहना है कि हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोगों को अभिशासन यानी गवर्नेंस कैसी प्रदान करें? पारदर्शी, सक्रिय, उत्तरदायी गवर्नेंस हम लोगों को प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। हम अपनी प्रक्रिया या अपने कार्य इस हिसाब से तय करेंगे कि लोगों तक गुड गवर्नेंस पहुंच सके। कुल मिला के हम यही कह रहे हैं। ठीक है, फिर इसका थर्ड मार्गदर्शक सिद्धांत है कि ग्राम। ग्राम माने गांव वाला ही ग्राम है ये, है ना।
तो ये ग्राम को क्यों रखा है इसने मार्गदर्शी सिद्धांत में? तो ये कहा गया कि भाई शहरों का तो काफी विकास हो गया है और ऑलरेडी उन पे काम चल ही रहा है, उन पे फोकस रहता ही है, क्योंकि वो हमारे औद्योगिक केंद्र होते हैं, आर्थिक महत्व के काफी चीजें होती है वहां पे, है ना, काफी लोगों के जीविका के साधन होते हैं, तो हम वहां तो ध्यान दे ही रहे हैं। लेकिन अब हमारी 70% जनसंख्या जब हमारी गांव में रह रही है, तो हमारे गांव क्यों पिछड़े हो रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे कि हम रणनीति का लेवल कहां से शुरू करेंगे, हम अपनी योजनाओं का लेवल कहां से शुरू करेंगे? गांव से शुरू करेंगे। वहां इस तरह की योजनाएं बनाएंगे कि गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, क्योंकि हमारी 70% जनसंख्या वहीं रह रही है ना, है ना। तो इसलिए गांव को अब हम अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहे हैं, यानी हम कोई भी योजना बनाएंगे तो हम उसको गांव को विशेष उसका ध्यान रखा जाएगा उस योजना के हिसाब से कि गांव भी विकास प्रक्रिया में शामिल हो सके। ठीक है, ये है। अगला है मार्गदर्शी सिद्धांत समावेशिता। समावेशिता यानी वही शब्द समावेशी, मतलब क्या कि जो लोग पिछड़े रह गए हैं हम उनका विकास करेंगे, उन्हें सबको बराबर पे लाएंगे और फिर बिना किसी भेदभाव का सबके साथ समान विकास की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मतलब हम समावेशी विकास करेंगे। अब अगला मार्गदर्शी सिद्धांत है जनसंख्यात्मक लाभांश। ये क्या है? मतलब हमारी जो जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या जो है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, तो हम उस जनसंख्या को कौशल विकास देंगे, हम उसे इतनी विकसित कर लेंगे कि वो हमारे ऊपर बोझ न बने, हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर या अर्थव्यवस्था के ऊपर, बल्कि क्या बन जाए, वो उसके लिए उत्पादक बन जाए, है ना। मतलब जनसंख्या हमारे लिए लाभ का क्षेत्र बन जाए, है ना। कुल मिला के यही है, मतलब सीधे अर्थ में मैं यदि कहूं तो भाई जनसंख्या आपके लिए लाभ का क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, क्या करोगे इसके लिए? भाई आप उसे कुशल बनाओ ताकि वो उत्पादक बन सके। अब अगला है जन सहभागिता। कोई भी चीज हो, क्या अकेले गवर्नमेंट पूरे कर सकती है? जब तक जनता की सहभागिता उसमें नहीं होगी, जनता उसमें भागीदारी नहीं करेगी, जाहिर सी बात है यदि जनता भागीदारी करेगी तो संसाधनों का अच्छे से क्रियान्वयन होगा, अच्छे से पहचान होगी, अच्छे से उनका यूज होगा और कोई भी योजना या कार्यक्रम होगा वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनेगा, है ना। यदि जनसंख्या सक्रिय भागीदारी आके निभाने लगे तो, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा इसके जरिए। ठीक है, तो वही बात है कि जन सहभागिता बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रयास करेंगे जिनसे जन सहभागिता बढ़ सके। अब लास्ट इसका इन्होंने बोला कि अगला सिद्धांत हमारा होगा मार्गदर्शी धारणीयता। धारणीयता क्या है कि मतलब हम संसाधनों का इस्तेमाल इस हिसाब से करेंगे कि आज की पीढ़ी की जरूरत है तो पूरी हो ही, बाकी आगे की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। मतलब हम बेमतलब कोई भी संसाधनों का अपव्यय ना करें, ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधन एकदम से सारे खर्च करके बैठ जाए और आगे के लिए हमारे पास कुछ रहे ही ना, है ना। तो वही बात है, यानी हम धारणीयता अपनी चीजों में, अपनी योजनाओं में अपना के चलेंगे, ये कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नीति आयोग के उद्देश्य। तो देखो, जब वो मार्गदर्शक सिद्धांत डिसाइड कर रहा है कि भाई हमारे कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे जिनके अनुसार ही हम कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसने अपने उद्देश्य भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित रखे होंगे, है ना। चलिए, तो आप देखते हैं उसके उद्देश्य क्या है। ज्यादातर आपको इन्हीं की झलक उनमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहे हैं ना नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग में अगला क्या पढ़ रहे हैं हम? नीति आयोग के उद्देश्य। अब देखो, जो उद्देश्य होंगे उन्हीं के आधार पे वो काम करेगा, तो इनके उद्देश्य और कार्य सेम हो जाएंगे, है ना। हम इसे 200 शब्द के हिसाब से ही कवर कर लेते हैं। यदि आपको 50 शब्द में आए तो इन्हीं पॉइंट को आप शॉर्ट करके लिख देना, है ना।
5-6 पॉइंट मेन उठा के वहां लिख देना, उनको अपनी बात को मतलब इतने विस्तृत तरीके से मत कहना। दो तरीके होते हैं, एक तो किसी भी चीज को हम एक लाइन में कह देते हैं और किसी में हम शब्द सीमा बढ़ा देते हैं, तो 200 शब्द में हम जनरली यही करते हैं, है ना। वैसे मेरा मानना ये है कि इसके कार्य या उद्देश्य आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आप इनके मार्गदर्शक सिद्धांत याद रखना। तो जाहिर सी बात है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे उनके अकॉर्डिंग ही वो अपने काम डिसाइड, अपने उद्देश्य डिसाइड करेगा। तो यदि याद नहीं भी हो तो भी आप लिख सको, क्योंकि मुझे यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना 200 शब्द में कम दिख रही है, क्योंकि और भी आयोग हैं जिनके कार्य ये पूछे जाते हैं, है ना। तो नीति आयोग के शायद ही पूछे जाए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, एक बार रीड करके रखना। और चलिए देखते हैं पहला उद्देश्य क्या है नीति आयोग का। तो पहला है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में, मतलब जो भी राष्ट्रीय उद्देश्य सरकार या नीति आयोग डिसाइड कर रहा है, उनकी पूर्ति में राज्यों की सक्रिय सहभागिता और साझा दृष्टिकोण। भाई ये काम करता है सहकारी संघवाद के आधार पर, है ना। मतलब हम पूरे भाई राष्ट्रीय लक्ष्य कब प्राप्त होंगे, जब राज्य उनमें सहभागिता देंगे। राष्ट्र अपने लक्ष्य लेके और कहीं तो जाएगा नहीं, है ना। तो वही कहा गया है कि राज्यों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हम वहां पे बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो सके कि राष्ट्रीय लक्ष्य अच्छे से प्राप्त हो सके। तभी क्या कर रहे थे कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल कर रहे थे, है ना। तो वो चीज है, तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है इसका उद्देश्य, कि ग्राम स्तर पर योजनाओं को तैयार करने हेतु विश्वसनीय तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्च स्तरों तक उत्तरोत्तर युक्त करते जाना। देखो हमने मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या देखा था कि भाई अब हम गांव को फोकस करेंगे, तो इसमें वही कहा गया है कि हम गांव में योजना बनाने के लिए ऐसा विश्वसनीय तंत्र विकसित करने का प्रयास करेंगे जिससे वो एक अच्छी योजना वहां पे बना सके, और फिर उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं रणनीतियों को हम सरकार के ऊपर के स्तर तक लेते जाएंगे। ठीक है, जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव के साथ उन्हीं को हम आगे तक लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है इसमें। तो ये दो आपके हो गए होंगे। पहला कि हम राज्यों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। दूसरा, हम ग्राम स्तर पर योजना के लिए तंत्र विकसित करेंगे और फिर उसी को हम ऊपर लेते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं। अब अगला उद्देश्य क्या है नीति आयोग का, थर्ड, के नीतियों के निर्धारण में समाज के ऐसे वर्गों का विशेष ध्यान रखना जो विकास प्रक्रिया से पर्याप्त लाभान्वित नहीं हुए हैं। वही बात है, मतलब हम अंत्योदय कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति का हम विकास करेंगे, यानी जो विकास प्रक्रिया में पिछड़ गए हैं या उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिला है, हम उन पर फोकस करेंगे, है ना। तो यदि हम अब नीतियों का हम निर्धारण करेंगे तो हम क्या करेंगे कि उन लोगों का हम विशेष ध्यान रखेंगे, उन पे फोकस करेंगे अब हम। ठीक है, वही बात है बॉटम टू अप वाली थ्योरी जो मैंने बताई थी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, दीर्घकालिक नीति व कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। देखो योजना आयोग जो था, हमने देखा था कि वो कैसे काम कर रहा था, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पे, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर काम कर रहा था ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नहीं, अब हम दीर्घकालिक लक्ष्य तय करेंगे। ठीक है, मैं ये पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं इसको यहां से हटा रही हूं, कुछ समझाना है आपको। इसका मेन तर्क क्या दिया गया कि जो पंचवर्षीय योजना होती है, जनरली क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा हुआ है ना कि बीच में पंचवर्षीय योजना रोक दी गई क्योंकि नई सरकार आ गई थी, है ना। तो होता क्या था कि जब सरकार बदल जाती थी, मान लो बीच में चुनाव हो गए और सरकार बदल गई, किसी अदर पार्टी की आ गई, तो वो पहले वाले पार्टी के लक्ष्य क्यों पूरे करने बैठेगी, है ना। नहीं तो फिर ये हो जाएगा ना कि जब पूरा ओवरऑल आएगा कि हाँ ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी तो इसमें ये लक्ष्य पूरे कर लिए, तो क्रेडिट पिछली सरकार को चला जाएगा।
और हमारे यहाँ राजनीति में ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, देश का विकास जाए भाड़ में, लेकिन एक दूसरे का क्रेडिट किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो वो बात है, चलो छोड़ो जो भी है ना। तो क्या कहा गया, तो क्या होता था कि जब ये पंचवर्षीय योजना होती थी, सरकार बदल जाती थी, जो पंचवर्षीय योजना पहले चल रही होती है, जो लक्ष्य वगैरह निर्धारित किए जाते थे, तो नई सरकार आती थी तो उतना ध्यान नहीं देती थी उन पे, ठीक है। तो जनरली इसके लक्ष्य पूरे हो ही नहीं पा रहे थे। तो अब नीति आयोग में क्या कहा गया कि नहीं, अब हम दीर्घकालिक लक्ष्य तय करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जो लक्ष्य तय करेंगे, यानी हमारे जो विजन हुआ करेंगे, वो अब हमारे हुआ करेंगे 15 वर्षीय। मतलब हम दीर्घकालिक नीतियां तैयार कर लेंगे। इसमें भी उन्होंने क्या कहा कि इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 वर्ष की रणनीति अपनाया करेंगे, है ना, कि ये विजन हमको यदि पूरे करने हैं तो हम उसके लिए 7-7 वर्ष की करके हम उसकी रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे हम इन विजन को पूरा करेंगे। और इसमें भी कहा गया कि हम इसके लिए 3 वर्षीय क्या करा करेंगे, एजेंडा अपनाया करेंगे, या एक्शन प्लान 3 वर्ष का चलाया करेंगे। और ऐसे 3-3 करके हम 7 वर्ष की रणनीति बना लिया करेंगे, तो 7 वर्ष में कुछ लक्ष्य पूरा करेंगे और फिर 7-7 करके 15 वर्ष में फाइनली हम जो विजन तय किया करेंगे हम उनको हासिल कर लिया करेंगे। तो इनके पीछे इन्होंने कहा कि ये हम छोटे छोटे लक्ष्य तय नहीं करेंगे, अब हम दीर्घ काल का सोच के करेंगे, अब हम बड़े बड़े लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें अब हम 3 भागों में बांट के प्राप्त करने की कोशिश करा करेंगे, है ना। ये तो अब ये उस पर काम करता है, ठीक है। ये 3 वर्षीय एजेंडा या एक्शन प्लान अपनाता है, फिर उसके बाद 7 वर्ष की रणनीति अपनाता है और 15 वर्षीय विजन होते हैं इसके, ठीक है। तो ये नीति आयोग अब इस तरह से काम करता है। चलिए, तो ये अपन क्या देख रहे थे कि दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगा, ठीक है। फिर उनकी प्रगति की समीक्षा करेगा। वही बात है कि भाई ये 3-3 वर्ष के एक्शन प्लान अपनाएगा और फिर उनकी प्रगति की समीक्षा कर लेगा और फिर क्या करेगा कि जो फीडबैक उसको मिलेगा उसके आधार पर नवाचारी सुधार के लिए तत्पर रहना। और इनके आधार पर उसको जो भी फीडबैक मिला वो क्या करेगा कि अगले 3 वर्ष में इसकी समीक्षा करेगा, फिर इसकी समीक्षा करके जो भी इसमें सुधार करना होगा नवाचार के साथ वो उसमें सुधार करके फिर अगले 3 की वो करेगा, ताकि क्या होगा कि जो 7 वर्ष की रणनीति तय की गई है वो पूरी हो सके और फिर दो भाग में ऐसे ही करके ये 15 वर्ष के लक्ष्यों को पूरा कर लिया करेगा, है ना। तो यही कहा गया है। तो ये तो इनका एक स्ट्रक्चर है कि अभी नीति किस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। प्री में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि भाई नीति आयोग का विजन कितने वर्ष का होगा, किस हिसाब से रहेगा, तो उसकी रणनीति क्या रहेगी। तो ऐसे ही आ सकता है 15 वर्ष, 7 वर्ष और 3 वर्ष, ठीक है। तो ये इस भाग में बांट के उसने अपनी रणनीति तय करेगा अब नीति आयोग, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या कर रहा है कि भाई वो दीर्घकालिक नीतियां कर रहा है, उनकी प्रगति की समीक्षा कर रहा है और फिर जो भी फीडबैक मिल रहा है उनको सुधार के साथ वो आगे की और रणनीतियां तैयार कर रहा है, ठीक है। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले उद्देश्य क्या है नीति आयोग के कि अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के माध्यम से ज्ञान, नवाचार व उद्यमितापूर्ण समर्थक प्रणाली का सृजन करना। भाई इसमें हमने जब इसकी संरचना देखी थी तब हम देख रहे थे ना कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रों से आ रहे थे का सदस्य, जो शोध संस्था थी वहां से आ रहे थे, है ना। विशेष आमंत्रण भी कोई क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाला या ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था उसे भी हम विशेष आमंत्रण करके बुला रहे थे। क्यों? ताकि हमारी जो रणनीति या योजना तैयार हो वो ज्ञान आधारित हो, उसमें इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा हो, उद्यमितापूर्ण जो समर्थक प्रणाली होती है उस हिसाब से हमारी योजना उस समर्थक प्रणाली के जरिए ही तैयार की जाए, ताकि हमारी योजना वगैरह कुछ भी हो वो ज्यादा प्रभावशाली हो, ज्यादा इफेक्टिव हो,
ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया, कि ताकि भाई जो घिसी पिटी प्रक्रिया पहले से चल रही थी अब वही ना चले, ताकि हम होड़ कर सके वैश्विक बाजार में, है ना। तो यही कहा गया है। इनके लिए अब हम क्या करेंगे कि भाई हम अब विशेषज्ञों की सहायता ले लेंगे अपनी योजना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है, तो यानी हम ऐसी इन सब के जरिए हम ऐसी समर्थक प्रणाली के रूप में नीति आयोग को देख रहे हैं, जो क्या करेगा नीति आयोग, जो एक प्रभावशाली योजना हमें बना के दे सके, ठीक है। अगला क्या है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन, यानी टेक्नोलॉजी का ही जो डेवलपमेंट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्षमता निर्माण पर फोकस करेंगे। मतलब हम हमारी क्षमताओं को उस हिसाब से निर्मित करेंगे ताकि क्या हो सके कि हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी विकसित हो सके, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। आगे और एक दो उद्देश्य और देख लेते हैं इसके, ताकि हमारे 200 शब्द के हिसाब से ये पूरा हो जाए। नीति आयोग का अगला कार्य, अगला उद्देश्य क्या है कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र या विषय उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक रणनीति जो भी बन रही है उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। मतलब यदि जो क्षेत्र या जो विषय उसे सौंपे जा रहे हो उनके लिए जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, विशेषकर आर्थिक रणनीति, उनमें किसी में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो, ठीक है। तो वो इस बात का ध्यान रखेगा। अगला है कि राष्ट्रीय विकास एजेंडा तथा उपरोक्त उद्देश्य, मतलब जितने उद्देश्य अभी तक हम देख चुके हैं वो, और राष्ट्रीय विकास एजेंडा जो वो तय कर रहा है 15 वर्षीय, उसको पूरा करने के लिए क्या होगा कि अन्य आवश्यक गतिविधियां जो होंगी वो उनको भी हाथ में ले सकता है कौन, नीति आयोग, ठीक है। 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट आई थिंक हमारे 200 शब्द के हिसाब से सफिशियंट है। तो एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है इसके उद्देश्य में। पहला हमने क्या देखा था कि भाई ये क्या करेगा, राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्यों के बीच सहभागिता तय करेगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाई जाएंगी और फिर उन्हें उत्तरोत्तर किया जाएगा सरकार के उच्च स्तरों तक, ठीक है। तीसरा हमने क्या कहा कि जो लोग बिछड़ गए हैं हम नीति निर्धारण में उनका विशेष ध्यान रखेंगे। फोर्थ इन्होंने क्या कहा कि भाई हम दीर्घकालिक नीति अपनाएंगे और उसमें बीच बीच में हम समीक्षा भी करते जाएंगे और कोई नवाचारी सुधार होगा तो हम वो भी करते जाएंगे। फिफ्थ क्या कहा था कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर जहां से भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उन विशेषज्ञों की सहायता लेंगे, ताकि हम जो नीति आयोग है वो एक ऐसी समर्थक प्रणाली सरकार को उपलब्ध करा सके जिससे क्या हो कि नीतियों में ज्ञान, नवाचार और उद्यमतापूर्ण समर्थक प्रणाली के रूप में नीति आयोग कार्य कर सके सरकार के लिए। अगला कहा है कि हम टेक्नोलॉजी विकसित करने पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। फिर ये कहा है कि यदि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र हमको सौंपे गए हैं, भाई उनकी आर्थिक रणनीति में हम ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे मतलब नुकसान ना पहुंचे, या राष्ट्रीय सुरक्षा को हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमारी रणनीति में इसको कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। और लास्ट कह दिया है कि और राष्ट्रीय विकास एजेंडा जो हम मेन काम कर रहे हैं अपना राष्ट्रीय विकास एजेंडा तय करने में, हम उसको तो पूरा कर ही सके और अन्य कोई गतिविधियां होगी जो उद्देश्य हमको ऊपर दिए गए हैं उनको पूरी करने के लिए तो हम वो भी हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन हो गया है, लिख दोगे ना, ज्यादा कुछ नहीं है, सिद्धांत याद रखना तो कुछ पॉइंट तो सीधे वहीं से बन जाएंगे। फिर नवाचार और प्रौद्योगिकी के बारे में लिख देना जो आज की जरूरत है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आ जाए 200 शब्द में तो आप ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल मुंह उठा के चले गए, कम से कम इतना तो हो कि कुछ तो लिख सको। तो कुछ तो इसके मार्गदर्शक सिद्धांत से ही निकल आएंगे, आपके ग्रामीण स्तर वाला निकल आएगा, अंत्योदय से निकल आएगा एक, है ना। दूसरा हमने देखा कि भाई 15 वर्षीय एजेंडा तय कर रहा है तो दीर्घकालिक नीति अपना रहा है, जाहिर सी बात है इसलिए अपनाई जा रही है ताकि बीच बीच में इसकी समीक्षा करके उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। फिर दो तीन पॉइंट आपकी आज की जरूरत के हिसाब से बन जाएंगे, भाई नवाचार, ज्ञान और उद्यमता चाहिए हमको, तो उससे उसके आधार पर ऐसी समर्थक प्रणाली ये हमें उपलब्ध करा रहा है सरकार को, यानी, ठीक है। और एक प्रौद्योगिकी से आ गई और बाकी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो जरूरत है वो लिख देना।
राष्ट्रीय महत्व का ध्यान आ जाए तो वो लिख देना। ठीक है, चलिए अब हमारे प्री से ही संबंधित कुछ फैक्ट और निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि नीति आयोग कुछ इंडेक्स जारी करता है ना, तो कुछ तो वो निरंतर कर रहा है, अभी करंट अफेयर के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि कुछ अभी जारी हुए हैं कुछ दिन पहले, है ना, तो हम एक बार उनको और देख लेते हैं। पहला जारी करता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी जारी किया गया है, इसलिए ये आपके करंट से तो यहां से आ ही सकता है। या तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है और राज्यों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग का, ऐसे भी इसको लिखा आ सकता है ना। तो कैसे आ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग, या आ सकता है कि नीति आयोग के राज्यों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, तो भाई उसमें प्रथम स्थान किसका है। तो देखो ये अभी अभी 1-2 महीने पहले की आपको करंट की कोई भी आप मैगजीन लोगे तो उसमें जनरली आपको मिल जाएगा और न्यूज़पेपर में आप पढ़ ही चुके होंगे, तो ज्यादातर मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगी, आप इसका प्रथम देख लेना। आई थिंक केरल है, आई थिंक नहीं केरल ही है ना। सबसे पिछड़ा देख लेना और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है वो देख लेना। ठीक है, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो प्रथम देखना है, अंतिम देखना है और एमपी कौन से नंबर पे रहा है ये देखना है। अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक क्या जारी करता है, ये भारत नवाचार सूचकांक। तो ये 2020 के लिए किया गया था लास्ट, लेकिन कब किया गया था, जनवरी 2021। तो ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन जनवरी 2021 में जारी किया था। जनवरी 2021 में का करंट हमारे लिए आ सकता है क्योंकि हमारी प्री अभी 2021 की ही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ये जनवरी 2021 में जारी किया गया था इसके अनुसार। हालांकि इसके बाद हमारा 2020 का प्री हो चुका है इस इंडेक्स के आने के बाद, लेकिन उसमें नहीं पूछा गया है ना। अब हमारा 2021 का प्री अब होगा ये वाला, तो ये इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, और वैसे भी करंट का उसका कोई भरोसा नहीं है, उनके पास जो भी बुक उनको मिलती है वो वहां से पूछ लेते हैं। कभी कभी तो 2020 के पेपर में शायद 2015 का करंट पूछा था, तो ऐसा भैया उनको कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पूछेंगे नहीं पुराना, है ना। लेकिन ये फिर भी जनवरी 2021 में जारी हुआ है, तो ये भी देख लेना। ये नहीं मिले कहीं पे तो यहाँ पे इसको मैं ही बता देती हूँ, ये तो आपको पिछली किसी मंथ की उसमें मैगजीन में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर नेट सर्च कर लो, नेट पे तो हर चीज अवेलेबल है ही सही। नवाचार में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, और अंतिम है नवाचार में बिहार का। और एमपी का कौन सा नंबर रहा था, तो 13 है ना, 13वां नंबर रहा था। इसको पॉइंट मिले थे 20.82। ठीक है, ये पॉइंट जारी किए गए थे तो इसको इतने पॉइंट मिले थे एमपी को, तो देख लेना क्योंकि एमपी का है। बाकी इसकी पोजीशन आ सकती है, बिहार अंतिम है, मतलब इस सूची में नवाचार सूचकांक में सबसे लास्ट में कब सबसे कम नवाचार किसमें होता है, बिहार में। तो ये रिपोर्ट ये सूचकांक 2020 का था, लेकिन जारी कब हुआ है, 2021 में जनवरी में। ठीक है, एक दो सूचकांक और हैं, मैं उनको बता देती हूं, कभी आ जाए कि इनमें से कौन से सूचकांक या कौन कौन से सूचकांक नीति आयोग जारी करता है या कौन सा सूचकांक नीति आयोग जारी नहीं करता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन बने तो मैं बता देती हूं। हालांकि ये कम ही जारी किए गए हैं, जब स्टार्टिंग में नीति आयोग बना था तो वो फुल फॉर्म में था तो उसने सब जारी किए बढ़िया, लेकिन अब वही घिसा पिटा राग अब होने लगा है, तो अब इसका तो कुछ है नहीं, तो इसलिए अब नीति आयोग की भी आलोचना की जा रही है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम अब इसके भी ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि और कौन से सूचकांक जारी करता है ये। ठीक है, अगले कुछ इंडेक्स कौन कौन से जारी करता है नीति आयोग, एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी करता है, तो ये भी बहुत टाइम से जारी नहीं किया है,
तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लो कि ये 2-3 इंडेक्स और हैं जो ये जारी करता है। एक करता है निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अगला जारी करता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, तो ये भी बहुत टाइम से जारी नहीं किया गया है, पर किया गया था बहुत पहले, ठीक है। लास्ट करता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो ये भी लिख लो, ये कभी पूछ ले तो। चलिए, तो नीति आयोग हमारा जो इसमें पढ़ने लायक था, नीति आयोग में प्री और मेंस के हिसाब से वो हम सब देख चुके हैं। इससे ज्यादा कई फालतू की चीजें बुक्स में आपको 10-15 पेज मिले तो भी मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है यहां से नीति आयोग की आलोचना आपसे पूछ ले, तो आलोचना जैसे भाई पहले सिर्फ नाम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता, पहले स्टार्टिंग में इसने इतना अच्छा काम किया, अब ये इंडेक्स ही जारी नहीं कर रहा है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से आलोचना जो आप सुनते रहते हो वो कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मेंस में ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे इतनी जल्दी इसकी इतनी ज्यादा आलोचना सुनने को अभी आई नहीं है, तो वो जबरदस्ती करवाएंगे तो कर देना। चलिए, यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। प्री में किस हिसाब से आ सकता था, ये हमने प्री और मेंस दोनों के हिसाब से यहाँ से क्या हमारे काम का निकल के आ सकता था वो हमने देख लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।